हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर के बारे में, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से और भी 4 दशक तक चला था, जो कि 1950 से लेकर 1990 तक का टाइम पीरियड है, जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और यहाँ पे मैं आपको इस पूरे कोल्ड वॉर के दौर का एक ओवरव्यू समझा दूंगी, जिससे कि आप कोई भी किताब में अगर इस टॉपिक को पढ़े तो आपको आसानी से समझ आ सके। तो थोड़ा से बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद अमेरिका पूरे विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री बनकर उभर के आया और अमेरिका का स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। बाकी यूरोपियन देशों जैसे ग्रेट ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया या फ्रांस हो गया, इनका कंपैरिजन में अमेरिका इकोनॉमिक और मिलिट्री स्फीयर दोनों में ही सबसे ताकतवर देश के रूप में उभर के आया। और अमेरिका के बाद अगर उसे टक्कर देने वाला कोई और देश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत पावरफुल हो गया, तो वो था सोवियत यूनियन, जिसे कि आप यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर चला, उसमें यूएसएसआर और ब्रिटेन तीनों ने ही साथ मिलकर लड़ाई किया फासिस्ट कंट्रीज के अगेंस्ट। और कौन थे ये फासिस्ट कंट्रीज? ये थे जर्मनी, इटली, जापान। तो ये है एक बैकग्राउंड कि कैसे यूएसए और यूएसएसआर पूरे विश्व के सबसे ताकतवर देश बनकर उभर के आते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि हम बार बार इस वर्ड को सुनते हैं, कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शायद आप इस वर्ड को डिफाइन ना कर सके। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से हम कोल्ड वॉर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो ये एक पीरियड था पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी का, जो कि जिसे आप हिंदी में राजनीतिक तनाव कह सकते हैं। तो राजनीतिक तनाव तो बना रहता है इस पीरियड में। किसके बीच ये राजनीतिक तनाव है? ये है यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। और ये जो पीरियड है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट ओपन वॉर नहीं होता है यूएस और यूएसएसआर के बीच में, पर ये जो एक वॉर चलता है ये दूसरे तरीकों से चलता है, जैसे कि थ्रेट्स, प्रोपोगंडा, एक दूसरे के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। इस तरीके से ये कोल्ड वॉर चलता है। दोनों कंट्रीज ही अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस बनाते हैं। अमेरिका बनाता है वेस्टर्न यूरोप में, यूएसएसआर बनाता है ईस्टर्न यूरोप में, और इस तरह के टकरार दोनों कंट्रीज के बीच में चलती रहती है। तो ये जो स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी है, एक इनडायरेक्ट स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी, जो कि एक ओपन वॉरफेयर में नहीं बदलेगा, बिटवीन द सोवियत ब्लॉक एंड द वेस्टर्न पावर्स बिटवीन 1945 टू 1990, इसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। तो कोल्ड वॉर सिर्फ एक थ्रेट्स, प्रोपोगंडा या एक आर्म्स रेस ही नहीं था। कोल्ड वॉर एक विचारधाराओं की भी लड़ाई थी, एक आइडियोलॉजीज की भी लड़ाई थी। सो कोल्ड वॉर वाज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज। यहाँ पे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या, किस बारे में था? कि हम अपने समाज को, अपनी इकोनॉमी को, अपनी राजनीति को किस तरह से चला सके। क्या हमारी इकोनॉमी, हमारी राजनीति, हमारी सोशल लाइफ कैपिटलिस्ट और लिबरल, जो कि उदारवाद या फिर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रिंसिपल पे ऑर्गेनाइज होगी, या कि हमारी जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ है वो एक सोशलिस्ट पैटर्न या एक समाजवाद पैटर्न के रूप से बनेगा। ये दो मेन आइडियोलॉजीज का क्लैश रहा है अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। और अमेरिका के साथ और भी कंट्रीज अलाइंग होंगे, जैसे कि यूके हो गया, फ्रांस हो गया, और यूएसएसआर के साथ भी और भी कंट्रीज अलाइन होंगे, जो कि बेसिकली ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे, बट बाद में चाइना भी आएगा। So the Western Alliance was headed by US
एंड दिस रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। और जो ईस्टर्न यूरोप का अलायंस था, जो कि सोवियत यूनियन हेड कर रहा था, वहां की आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म और कम्युनिज्म। अब क्योंकि ये दो अलायंसेस, ये दो ऑपोजिंग आइडियोलॉजीज फॉर्म होते हैं, तो दोनों देश चाहते हैं कि बाकी के जो वर्ल्ड के, बाकी के विश्व के जो भी देश है, वो मेरे आइडियोलॉजी को फॉलो करे। यूएस चाहता था कि एक लिबरल कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हो, यूएसएसआर चाहता था कि एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हो। तो इसी के लिए दोनों अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बनाते हैं। तो ये जो येलो में आप मार्क कंट्रीज देख रहे हैं, ये आते हैं अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में और बन जाते हैं आपके, जो इससे आज आप भी आज के दिन में भी आप जानते हैं एज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स। और जिन कंट्रीज को आप रेड में देख रहे हैं, जो कि ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज है, जैसे आप पोलैंड को देख सकते हैं। जर्मनी दो हिस्सों में बटी थी, ईस्ट जर्मनी थी यूएसएसआर की तरफ, जेकोस्लोवेकिया, हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया। इन कंट्रीज को यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले आता है, और नेटो के ऑपोजिट में सोवियत यूनियन अपना एक पैक्ट बनाता है जिसे वॉर्सो पैक्ट कहा जाता है। तो इस तरह दो ऑपोजिंग मिलिट्री ब्लॉक्स बन जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज कुछ और ब्लॉक्स भी बनाते हैं, जैसे एक ब्लॉक जो बनता है उसका नाम होता है सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप देख सकते हैं इसका मेंबर ऑफ कोर्स अमेरिका तो है ही, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलीपींस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान भी इसका मेंबर रहा था। तो ये बन जाते हैं सीएटो के कंट्रीज, दैट इज साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको थाईलैंड भी दिखेगा। तो इस दौरान आप सोच रहे होंगे कि इंडिया इंडिया इसमें क्यों नहीं है। बिकॉज इंडिया इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि इस टाइम पे हम नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट थे, हम किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं थे, तो इसीलिए इंडिया इस सीएटो का पार्ट नहीं है। सीएटो के ऑपोजिट में, सीएटो के साथ ही नॉट ऑपोजिट, एक और पैक्ट बनता है जो कि बगदाद पैक्ट होता है। ये पैक्ट भी वेस्टर्न अलायंसेस या वेस्टर्न कंट्रीज का ही होता है, लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल या कैपिटलिज्म को ही प्रमोट करने के लिए बनता है। इसमें इन्वॉल्व होता है यूके, टर्की, ईरान, इराक और पाकिस्तान इसका भी पार्ट रहता है। तो आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न अलायंस में ऑलरेडी 3 मिलिट्री ब्लॉक्स बन रहे हैं। एक हमारा बगदाद पैक्ट हो गया, एक सीएटो हो गया, एक हमारा नेटो हो गया, और एक ऑपोजिट में, नेटो के ऑपोजिट में हमने वॉर्सो पैक्ट को देखा। तो एक कॉन्सिक्वेंस कोल्ड वॉर का ये रहा था इन ऑपोजिट मिलिट्री ब्लॉक्स का बनना। एक और कॉन्सिक्वेंस रहा था आर्म्स रेस का, कि कौन ज्यादा से ज्यादा नई नई तकनीक वाले आर्म्स को अक्वायर कर सकता है। यूएसए के पास तो एटॉमिक बॉम्ब 1945 में ही आ जाता है, जिससे कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करता है विद द न्यूक्लियर बॉम्ब्स दैट वर ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। सोवियत यूनियन फॉलोज द यूनाइटेड स्टेट्स, और 1949 में सोवियत यूनियन भी अपने एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट करता है। इसके अलावा और भी नई तकनीकों और नए तरह के बॉम्ब्स बनाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जाता है जो कि और भी पावरफुल होता है। नए तरह के बॉम्बर्स, सबमरीन, मिसाइल इस टाइम पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये जो वेपन सिस्टम्स ये जो मिसाइल्स बनते हैं या डिलीवरी सिस्टम बनते हैं, ये वेपन्स को बहुत ज्यादा दूर तक, दैट इज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर तक अटैक करने के लिए यूज किया जा सकता था। बट अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर इतने सारे वेपन्स बन गए, इतने सारे वेपन डिलीवरी सिस्टम बन गए, तो आखिर अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन क्यों नहीं हुआ, एक डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे का जो कारण है उसे हम कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। देखिए, लॉजिक ऑफ डेटरेंस का क्या मतलब होता है? अगर आपके पास भी न्यूक्लियर आर्सेनल है, आपके एनिमी के पास भी न्यूक्लियर आर्सेनल है, तो आप दोनों को पता है कि अगर मैं पहले अटैक किया तो मेरे ऊपर भी एक रिटेलिएटरी अटैक होगा, तो जितना डिस्ट्रक्शन मैं करूंगा उतना ही डिस्ट्रक्शन मुझे भी होगा। और ये पॉसिबल नहीं है कि जो कंट्री पहले अटैक करे वो दूसरे अपने एनिमी का सारा आर्सेनल खत्म कर दे, क्योंकि
बहुत सारे ऐसे आर्सेनल या ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स होंगे जिसके बारे में एक देश को पता ही नहीं होगा। तो अगर यूएसए यूएसएसआर को अटैक करता तो यूएसएसआर के पूरे न्यूक्लियर आर्सेनल को खत्म करना पॉसिबल ही नहीं था। ऐसा कुछ न्यूक्लियर आर्सेनल जरूर बच जाता जिसके थ्रू से यूएसएसआर रिटेलिएट करता। तो दोनों साइड्स को अंदाजा रहता है कि डिस्ट्रक्शन तो बहुत ही मैसिव होगा चाहे कोई भी न्यूक्लियर वॉर शुरू करे। तो इसी की वजह से ऑल्दो कॉन्फ्रंटेशंस होते रहे इस 1950 टू 90 के पीरियड में, कभी कभार ऐसा भी लगा कि शायद वॉर शुरू हो सकती है, बट एंड मोमेंट तक वो कभी शुरू नहीं हुई। तो इसी की वजह से ये एक कोल्ड वॉर के रूप में या एक राजनीतिक तनाव के रूप में, एक पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी, प्रोपोगेंडा, मिलिट्री ब्लॉक्स तक ही सीमित रहा और एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं बना। तो आइए पढ़ते हैं कि लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या होता है। कि दोनों साइड समझते हैं कि अगर एक न्यूक्लियर वॉर हुआ, इट विल इम्पैक्ट बोथ सो बैडली दैट इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर एनी वन साइड एज द विनर। Even if one of the sides tries to attack and disable the nuclear weapon of the rival will still be left with enough nuclear weapon that will lead to unacceptable destruction. This is known as the logic of deterrence. तो दोस्तों इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के लिए इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसे कोल्ड वॉर बेसिकली लीड्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्म्स लिमिटेशन एग्रीमेंट। दोनों साइड्स ये रियलाइज करते हैं कि इस तरह के आर्म्स रेस में एंगेज करना काफी डिस्ट्रक्टिव है, उनके पैसे का भी काफी यूज हो रहा है। तो जिसकी वजह से दोनों साइड कुछ आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी साइन करते हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस पे। Thank you.